नमस्कार विद्यार्थियों। कल की जो क्लास में हम देख रहे थे हीफर की देखभाल व प्रबंधन। हीफर की देखभाल व प्रबंधन। हीफर जो है 1 वर्ष से अधिक की बछड़ी है जो कि क्या है प्रजनन के योग्य हो जाती है और हम उसका प्रजनन जो है वो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका एक निश्चित बॉडी वेट हो जाता है और एक आयु के ऊपर जो है पशु जो है प्रजनन के लायक हो जाता है, ठीक है, और उसको हम हीफर बोलते हैं। वो जो प्रजनन के योग्य जब होता है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी, यौवनारंभ। यौवनारंभ से तात्पर्य क्या होता है कि वह अवस्था, जीवन काल की वह अवस्था जिस पर लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं, लैंगिक अंग जो है वो क्रियाशील हो जाते हैं और युग्मकों का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है तथा युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। वह अवस्था क्या कहलाती है? प्यूबर्टी, यौवनारंभ की अवस्था कहलाती है। तो ये हर एक प्रजाति के अंदर एक निश्चित एज होती है जिसके ऊपर ये प्रक्रिया जो है वो होती है। साथ ही साथ उस अवस्था के ऊपर जब हम उसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उसके लिए जैसे हम गोवंश में बात करें तो उसमें एक निश्चित शारीरिक भार भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 से 2.5 क्विंटल वजन होगा तभी हम उसकी क्या है ब्रीडिंग जो है बछड़ी की करवानी हमें चाहिए। तो प्यूबर्टी की एक निश्चित उम्र होती है, वो क्या है, कौन सी उम्र है, ये बात करें हम तो ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है प्यूबर्टी की एज। जैसे गोवंश में हम बात करें और बात करें हम विदेशी गोवंश की, तो विदेशी गोवंश में ये क्या है, लगभग 12 से 18 माह के ऊपर, लगभग 18 माह के ऊपर जो है वो गोवंश के अंदर ये जो प्यूबर्टी है वो आ जाती है, यानी पशु ईस्ट्रस साइकिल के अंतर्गत दर्शाने लग जाता है, ईस्ट्रस दर्शाने लग जाता है। यदि हम बात करें देसी गोवंश की, देसी गोवंश में ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, लगभग 18 से लेके 36 माह, यानी लगभग 2 साल के ऊपर जो है वो हीट में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो भैंस है, भैंस भी जो है 24 से 36 माह के ऊपर जो है प्यूबर्टी दर्शा देती है, हीट में आना शुरू हो जाती है। जो पार्टी जिसको हम बोलते हैं भैंस में जो है बफेलो हीफर, वो 24 से 36 माह के अंतर्गत हीट में आ जाती है, यानी 2 से 3 वर्ष के ऊपर। ऐसे हम बात करें घोड़ी की, घोड़ी में भी यही आपका 24 माह के आसपास जो है वो हीट में आ जाती है घोड़ी, ठीक है। 24 से 36 माह के भीतर जो है वो हीट दर्शाना शुरू कर देती है। अगर बात करें हम भेड़ की तो ये 6 से 12 माह के अंतर्गत जो है हीट में आना शुरू हो जाती है, यानी प्यूबर्टी एज इसकी कितनी है? 6 से 12 माह। बकरी जो है इसकी भी इसी के इक्विवेलेंट है, लगभग 5 से लेके 12 माह तक होती है। कुतिया है, इसकी भी 5 से लेके 12 माह है। सुअरी जो है इसकी 4 से लेके 8 माह के मध्य होती है। तो ये विभिन्न प्रजाति के मादा प्राणियों में प्यूबर्टी की एज है। प्यूबर्टी से तात्पर्य है कि वो किस एज के ऊपर हीट में आना शुरू हो जाती है, यानी उनमें जो लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं, वो यौवन की अपनी जो अवस्था है वो दर्शाने लग जाते हैं, उसको हम यौवनारंभ कहते हैं। नाम से जैसे स्पष्ट है, यौवनारंभ, यौवन का आरंभ, जवानी का आरंभ, ठीक है। तो ये हर एक प्रजाति के अंतर्गत ये जो है वो भिन्न भिन्न होता है और उसकी एक निश्चित उम्र होती है जिसके ऊपर वो यौवनारंभ दर्शाते हैं, ठीक है। अब इस यौवनारंभ के बाद में यौवनारंभ की स्थिति आने के ऊपर मादा प्राणियों में क्या होता है, ये हीट जो है वो दर्शाते हैं, यानी ये एक इनमें एक निश्चित चक्र चालू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस चक्र, ईस्ट्रस चक्र क्या होता है, जो मादा प्राणी है उनमें प्यूबर्टी के पश्चात उनके जो लैंगिक अंगों में एक निश्चित कार्यकीय परिवर्तन होते हैं, एक जो निश्चित समयांतराल के ऊपर एक कार्यकीय परिवर्तन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। मादा प्राणियों में
प्यूबर्टी के पश्चात, प्यूबर्टी या यौवनागम के पश्चात लैंगिक अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन जो एक निश्चित समयांतराल से दोहराए जाते हैं, ईस्ट्रस चक्र कहलाता है। ईस्ट्रस चक्र कहलाता है। तो मादा प्राणियों में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तन जो हर एक समय के बाद में कुछ समय के पश्चात दोहराए जाते हैं, वो अलग अलग चक्र का समय अलग अलग होता है। जैसे गौवंश में बात करें 21 दिन के बाद में वापस साइकिल स्टार्ट होती है। अलग अलग प्राणियों में ये अलग अलग समय जो है वो होता है। तो लैंगिक अंगों में, लैंगिक यानी अंडाशय, गर्भाशय, उनके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, उनके संरचनात्मक क्रियात्मक कुछ परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को हम एक जो होने वाले जो चक्रीय परिवर्तन है उनको हम एक संज्ञा देते हैं किसकी? ईस्ट्रस चक्र की। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को नोट कर लें यहाँ पे। ईस्ट्रस चक्र क्या होता है? तो ये ईस्ट्रस चक्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो है वो दर्शाए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। ठीक है, ईस्ट्रस चक्र जो है वो अलग अलग प्राणियों में इसकी अवधि अलग अलग होती है और इसको 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया। इसकी जो है वो 4 प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी है ये ध्यान रखिए आपको। पहली प्रावस्था को हम कहते हैं प्रोईस्ट्रस, दूसरी प्रावस्था है ईस्ट्रस, तीसरी प्रावस्था को हम कहते हैं मेटिस्ट्रस और चौथी प्रावस्था को हम बोलते हैं डाईईस्ट्रस। ईस्ट्रस चक्र की 4 प्रावस्थाएं हैं, प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस एंड डाईस्ट्रस। प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस एंड डाईस्ट्रस, ये 4 प्रावस्थाएं होती हैं ईस्ट्रस चक्र की। ठीक है, और विभिन्न प्राणियों में, अलग अलग प्राणियों में ईस्ट्रस चक्र की अवधि है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? अगर हम बात करें विभिन्न प्रजातियों की ईस्ट्रस चक्र की अवधि की बात करें हम, तो ये अलग अलग है। जैसे गाय के अंदर बात करें हम, गोवंश के अंदर ये लगभग 21 दिन की होती है। ठीक है, इसका एवरेज जो है वो 19 दिन से लेके 22 दिन तक हो सकता है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज 21 दिन की होती है। यानी 21 दिन के अंतर्गत पशु जो है वो हीट में आता है। दोबारा हीट में दर्शाने का जो टाइम है वो 21 डेज होता है। ऐसे ही भैंस के अंदर भी ये है 21 दिन की है, घोड़ी में भी ये 21 दिन की होती है। ठीक है, भेड़ के अंदर 17 दिन की है ये, बकरी में 20 दिन की होती है, सुअरी में ये 18 से लेके 22 दिन तक की है, और जो कुतिया है उसमें ये लगभग 6 माह की होती है। कुतिया में ये लगभग 6 माह की होती है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रजातियों में ईस्ट्रस चक्र की अवधि कही है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ईस्ट्रस की अवधि, ईस्ट्रस चक्र की अवधि, इन दोनों को मतलब समझना आपको। अगर पूछा गया है क्वेश्चन में ईस्ट्रस चक्र की अवधि, तो वो तो है ये, और ईस्ट्रस की अवधि यानी ईस्ट्रस इसकी एक प्रावस्था का नाम है, ईस्ट्रस चक्र की प्रावस्था का नाम है, उसका टाइमिंग अलग होगा जो हम आगे देखेंगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ईस्ट्रस चक्र की अवधि पूछा गया है या ईस्ट्रस की अवधि। ठीक है, तो सामान्य जैसे पूछा जाता है कि घोड़ी के अंदर ईस्ट्रस की अवधि तो होती है 5 दिन, ईस्ट्रस चक्र की अवधि है 21 दिन। तो ये हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ईस्ट्रस चक्र की पूछी गई है अवधि या ईस्ट्रस की अवधि पूछी गई है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्राणियों में किसकी अवधि है? ये तो है ईस्ट्रस चक्र की अवधि है। गोवंश में इनमें तो देखो 21 दिन की है,
भेड़ में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, 17 दिन की होती है, बकरी में 20 दिन की है, कुतिया के अंदर ये 6 माह की होती है, सुअरी के अंदर ये 18 से 22 दिन की, यानी ये 20-21 दिन के लगभग होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अवधि कितने कितने दिनों की होती हैं, और जो इसकी 4 प्रावस्थाएं हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और डाइस्टस, ये 4 प्रावस्थाएं। विभिन्न प्रजातियों में ईस्टस चक्र जो है वो आने का कुछ समय अलग अलग होता है, और कुछ जो है उनकी जो वापस रिपीटेशन की जो अवधि होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उसके अनुरूप हम पशुओं को अलग अलग प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तरीका है, एक तो ये होता है मोनोइस्टस, नाम से जैसे स्पष्ट है, मोनोइस्टस। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब है एक, यानी ऐसे पशु जो पूरे वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार ईस्टस साइकिल दर्शाते हैं, वर्ष भर में एक ही बार ईस्टस में आते हैं, हीट में आते हैं, पूरे वर्ष में एक ही बार ईस्टस दर्शाते हैं, उस पशु को हम किस प्रकार का एनिमल बोलेंगे? मोनोइस्टस एनिमल इनको कहा जाता है। जैसे कि विभिन्न जो जंगली जानवर हैं, विभिन्न जो जंगली जानवर हैं वो मोनोइस्टस पशु कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ तो पूरे वर्ष के अंदर एक ही बार, कुछ क्या होंगे, उनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन आता है, और उस सीजन के अंदर सिर्फ एक ही बार हीट में आएंगे। इनको हम बोलेंगे सीजनली मोनोइस्टस। ठीक है, सीजनली मोनोइस्टस, मौसमी एकमदी पशु, यानी सीजन, जो ब्रीडिंग सीजन होता है, उस ब्रीडिंग सीजन में, उस प्रजनन काल में केवल एक ही बार हीट में आते हैं, केवल एक ही बार जो है ईस्टस दर्शाते हैं। ऐसे पशुओं को हम क्या कहते हैं? सीजनली मोनोइस्टस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बिच कुतिया। कुतिया में जो है ये सीजन जो है, साल में 2 बार सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, और उस सीजन के दौरान सिर्फ एक ही बार हीट में आएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीजनली मोनोइस्टस। या फिर इनको क्या है कि इनको डाइस्टस भी कहा जा सकता है। कुतिया को क्या है कि साल में कितनी बार हीट में आती है? 2 बार, इसलिए इसको डाइस्टस भी कहा जाता है कि वर्ष में कितनी बार हीट में आई? 2 बार, तो डाइस्टस भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के होते हैं पॉलीइस्टस। पॉली यानी बहु, कई बार, एक से अधिक बार हीट में आते हैं, कई बार हीट में आते हैं वर्ष में कई बार हीट में आते हैं। ऐसे पशुओं को हम क्या बोलते हैं? पॉलीइस्टस एनिमल कहते हैं, जो वर्ष के अंतर्गत एक से अधिक बार ईस्टस दर्शाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीइस्टस। तो इसमें जैसे हम बात करें, जो गाय है, बकरी है, वो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, जो पॉलीइस्टस एनिमल्स हैं, गाय, बकरी, ये वर्ष के अंदर एक से अधिक बार हीट में आएंगे। और इसी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी एक टर्म आती है सीजनली पॉलीइस्टस, यानी ये भी कई बार हीट में आते हैं, लेकिन सिर्फ सीजन के दौरान। जैसे कि हम देखते हैं भैंसे जो है वो एक निश्चित, जो बारिश का सीजन स्टार्ट होगा उसके बाद में हीट में आना चालू होती है, गर्मियों के दौरान वो हीट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन ही उस टाइम का है। ऐसे भेड़ें हैं, ठीक है, वो भी एक ब्रीडिंग सीजन के अंतर्गत ही हीट में आती हैं। घोड़ियां हैं, वो भी एक सीजन के अंतर्गत ही हीट में आती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सिर्फ प्रजनन काल में ही आती हैं हीट में, लेकिन प्रजनन काल में कई बार ईस्टस दर्शाती हैं। ऐसे पशुओं को हम क्या बोलेंगे? सीजनली पॉलीइस्टस एनिमल। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, घोड़ी हो गई, ये क्या है? सीजनली पॉलीइस्टस एनिमल्स होते हैं। ठीक, यानी कि ये एक प्रजनन काल के अंतर्गत
कई बार हीट में आते हैं, इनको हम बोलते हैं सीजनली पॉलीएस्टर एनिमल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं जो लैंगिक अंगों में होने वाले परिवर्तन, वो किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और जो इसकी प्रावस्थाएं हैं उनके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस जो हैं वो होते हैं, उनके बारे में हम देखें। तो जो व्यवहारिक परिवर्तन है उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो ईस्ट्रस जो चक्र है उसकी 4 प्रावस्थाएं हैं। प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और चौथी है डाईस्ट्रस। तो हीफर के अंतर्गत इन प्रावस्थाओं में क्या क्या होता है ये हम देखें। ईस्ट्रस चक्र जो है हीफर के अंदर कितने दिनों का है, गोवंश के अंदर कितने दिन का होता है, ये 21 दिन का है। ठीक है। जिसमें से लगभग 2 से 3 दिन की प्रावस्था, जो पहली प्रावस्था है वो प्रोईस्ट्रस होती है। पहली प्रावस्था जो है इसकी प्रोईस्ट्रस। ईस्ट्रस जो है वो 12 से लेके 24 घंटे का होता है। यूजुअली हम इसको मानते हैं 18 घंटे का लगभग ये ईस्ट्रस चक्र इसका ईस्ट्रस होता है। ठीक है। ईस्ट्रस प्रावस्था होती है। मेटिस्ट्रस अवस्था ये 3 से 4 दिन की होती है। और डाईस्ट्रस जो अवस्था है वो 11 से लेके 14 दिन तक की प्रावस्था होती है। ठीक है। तो ये ईस्ट्रस के जो हैं विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं हैं ईस्ट्रस साइकिल की, और उनका एक टाइम है कि कितने कितने समय के काल की ये ईस्ट्रस जो साइकिल है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो गोवंश में कितने कितने समय की होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके ये है ईस्ट्रस, और इस दौरान पशु कई प्रकार के व्यवहारिक लक्षण जो है वो प्रदर्शित करता है, जो आपको डायग्नोस हो जाते हैं। बाहरी लक्षण होंगे जो बाहर से उसके व्यवहार से ही आपको पता लग जाएंगे कि पशु अभी हीट के अंदर है, ईस्ट्रस के अंदर है। ईस्ट्रस को हम सामान्य भाषा में हीट में आना या इसको पाड़ी में आना या ताव में आना, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है। सामान्य भाषा के अंतर्गत इसको पाड़ी में आना, ताव में आना, ये भी हम इसको कहते हैं ईस्ट्रस के अंतर्गत। तो इस ईस्ट्रस के दौरान क्या क्या लक्षण प्रदर्शित होंगे ये हम देखते हैं। ईस्ट्रस के लक्षण गोवंश के अंदर जो है हम यहाँ पे मुख्यतः हीफर के बारे में ही पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या लक्षण जो है वो ईस्ट्रस के जो है वो दर्शाए जाते हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी की हम चर्चा करें तो ईस्ट्रस के दौरान एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन शुरू हो जाएगा प्रो ईस्ट्रस अवस्था के दौरान ही, थोड़ा थोड़ा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो प्रो ईस्ट्रस अवस्था के दौरान ही ये लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, और ईस्ट्रस के दौरान ये जो लक्षण होते हैं वो पीक पे होते हैं। तो ईस्ट्रस के दौरान क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से सर्विक्स है वो खुल जाती है, और उस वजह से पशु जो है उसके वेजाइना से साफ कांच के समान पारदर्शी म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस से स्राव निकलता है। ठीक है। वेजाइना से एकदम बिल्कुल साफ कांच के समान पारदर्शी म्यूकस का स्राव जो वो बाहर निकलता है, जिनको हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में बाड़वा देना। ठीक है। उसको हम सामान्य भाषा में बाड़वा देना। इसके अलावा ईस्ट्रस के दौरान पशु जो है वो जोर जोर से रंभाता है, जिसको हम बोल रहे हैं बेलोइंग, इंग्लिश में बेलोइंग कहा जाता है। पशु जो है जोर जोर से रंभाना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें अन्य लक्षणों की, तो इसमें क्या होता है पशु जो है थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। इसके कारण से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से उत्तेजित जो है वो थोड़ा सा हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से जो जनन अंग है
उनके अंदर रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है और इस वजह से जो वल्वा है वो अधिक गुलाबी रंग की दिखाई देती है। वल्वा जो है वो अधिक पिंक कलर की आपको दिखाई देती है। वल्वा अधिक पिंकिश जो है वो आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ जो वल्वा है उसके अंदर सूजन भी हो जाती है। वल्वा के अंदर सूजन भी दिखाई देती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त पशु जो है वो दूसरे पशुओं पे चढ़ना, ये जो लक्षण है माउंटिंग, यदि खुला हम रखते हैं पशु को तो वो दूसरे पशुओं पे चढ़ता है। लेकिन इस हीट के इस स्ट्रेस के अंत में वो स्टैंडिंग हीट दर्शाता है। स्टैंडिंग हीट का तात्पर्य क्या है, उस दौरान वो दूसरे पशुओं पे नहीं चढ़ के वो खुद खड़ा रहेगा और दूसरे पशुओं को चढ़ने के लिए अलाउ जो है वो करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग। तो ये जो लक्षण है वो पशु जो है वो दर्शाता है। जो हीफर है वो स्ट्रेस के दौरान जो ये लक्षण दर्शाती है और इन लक्षणों के आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि भाई पशु जो है वो हीट के अंदर आ गया। तो ये 4 प्रावस्थाएं हैं, उसमें से स्ट्रेस प्रावस्था जो कि लगभग 18 घंटे की होती है, उसके अंतर्गत ये लक्षण जो वो प्रदर्शित होते हैं। इन लक्षणों को नोट करके इनको देखकर हम फिर उसको जो है हीफर की जो है मीटिंग जो है वो करवा दी जाती है। तो ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लगभग अंत में हीफर जो है उसकी मीटिंग जो है वो करवा दी जाती है। ये मीटिंग आप नेचुरल तरीके से यानी बुल की सहायता से करवा सकते हैं या आर्टिफिशियल जो है वो भी करवाई जा सकती है, जो एआई जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से स्ट्रेस के जब लगभग अंत के समय इसकी जो है मीटिंग वो करवा दी जाती है। ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो है वो पशु जो गाभिन ठहर जाता है और उसकी फिर जो है हम गाभिन गाय की तरह उसकी देखभाल जो है वो करते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को नोट करना है, उसकी स्ट्रेस का डिटेक्शन करना है। जो भी अपने पशुओं का जो बड़ा समूह होता है उसके अंदर हीफर का जो समूह है उसके अंदर स्ट्रेस को डिटेक्ट किया जाता है और उसकी सही समय पे उसकी मेटिंग जो है वो करवाई जाती है। ठीक है। तो बड़े समूहों में स्ट्रेस का डिटेक्शन करना जो है वो बड़े जो हीफर के समूह हैं उनमें स्ट्रेस का डिटेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। हीट का डिटेक्शन करना, हीट का पता लगाना, क्योंकि ये जो मेटिंग है उसका एक पर्टिकुलर एक समय है कि लगभग जो स्ट्रेस जो है वो पास आउट होती हुई होगी, उस समय हम उसकी मेटिंग जो वो जनरली करवानी चाहिए उसकी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि उसका हीट कब से शुरू हुई है और कब उसकी हीट जो है वो खत्म होने वाली है। हीट के लक्षणों के आधार पे हम उसका डिटेक्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस डिटेक्शन के लिए ये एक तो हम ये कर सकते हैं लक्षणों के आधार पे कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे बुल रखे जाते हैं जो वेसेक्टमाइज्ड बुल होते हैं जिनको हम बोलते हैं टीजर बुल। उन टीजर बुल की सहायता से भी हम हीट को डिटेक्ट जो है वो कर पाते हैं, बड़े समूह के अंदर हीट को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा जो इनके शरीर के अंदर माइक्रोचिप जो है वो फिट कर दी जाती है और वो माइक्रोचिप जो है उनकी शरीर की एक्टिविटी को दर्शाती है। ठीक है। तो इन माइक्रोचिप्स के द्वारा भी हमें उनकी शरीर की एक्टिविटी, जैसे ही उनकी शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से वो उत्तेजित होते हैं। ठीक है। और शरीर की एक्टिविटी क्रियाविधि है वो बढ़ जाती है और ये यहाँ माइक्रोचिप की सहायता से कंप्यूटर पे हमारे नोट हो जाएगी और उससे हीट का हम स्ट्रेस जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेस डिटेक्शन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सही समय पे उनकी मेटिंग करवाना बहुत जरूरी है। तो ये लक्षणों के आधार पे हम पता लगा सकते हैं और लक्षण आपको पता होने चाहिए कौन कौन से स्ट्रेस के लक्षण होते हैं, या टीजर बुल की सहायता से या चिप्स की जो माइक्रोचिप्स हैं उनकी सहायता से हम उनके शरीर में इंसर्ट करके और सेंसर जो है वो उनकी सहायता से भी हमें स्ट्रेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात होगी कि हम उनका चयन करके और पता लगाएंगे उनका प्रजनन कब करवाना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और दूसरी जो प्रबंधन की ईफर की जो प्रबंधन की बातें करें तो हम उनकी आवास व्यवस्था के बारे में देखें।
आवास व्यवस्था के अंतर्गत हीफर को, जैसे हमने बताया कि 6 माह के बाद में क्या होता है कि बछड़े बछड़ियों को अलग अलग करते हैं। 1 वर्ष के बाद में जिन बछड़ियों को हमें आगे की गायों के लिए तैयार करना, उनको सेलेक्ट करके उनकी अलग से आवास की व्यवस्था कर दी जाती है। और लगभग 20 से 25 स्क्वायर फीट, ये तो कवर्ड स्पेस, और लगभग 60 से 80 स्क्वायर फीट ये ओपन स्पेस जो है वो उनको रिक्वायर्ड होता है। ओपन स्पेस रिक्वायर्ड की रिक्वायरमेंट इनको होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पशुओं का बाड़ा जो बना हुआ होता है, उसमें इस आवास व्यवस्था, इस फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने पशुओं को, उतनी हीफर्स को हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी आवास व्यवस्था के बारे में कि अलग इनका पशुओं का, इनका हीफर्स का अलग बाड़ा बना दिया जाता है 1 वर्ष से ऊपर की हीफर्स का, जिन्हें हमें पालना है, आगे की गायों के लिए तैयार करना है। और उस बाड़े में कितनी हीफर्स को एक बाड़े में रखना होता है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो उनकी फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, ये जो उसकी फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो वो कर दी जाती है, यानी उनको कितना स्थान चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर दी जाती है। और इसी प्रकार से जो फीडिंग स्पेस होती है, फीडिंग स्पेस ये लगभग 24 इंच का होता है, 24 इंच यानी लगभग 2 फीट का इनको फीडिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से इनकी जो आवास व्यवस्था है उसका ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हीफर के जो प्रबंधन की जो तकनीकें हैं उनके बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम आगे इसका देखेंगे कि क्या पोषण के अंतर्गत इनके जो न्यूट्रिशन, क्योंकि हीफर है, हीट में आएगी, हीट में आने के लिए आपको पता है कि कुछ जो हार्मोन्स हैं वो उत्तरदायी होते हैं, जैसे GnRH, FSH, ईस्ट्रोजन, जैसे अभी मैं बता रहा था, वो हार्मोन जो है वो आवश्यक होते हैं। और उन हार्मोनों के नियंत्रण के लिए पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो देखो उस टाइम पे ग्रोथ भी होनी है, शारीरिक ग्रोथ होनी है, हालांकि वो 0 डे से ही स्टार्ट हो रही है। तो एक तो शारीरिक ग्रोथ है, उसके लिए पोषण चाहिए, और साथ ही साथ पशु को जो ईस्टस में आने के लिए, तो उसके लिए जो मिनरल्स और विटामिन वो बहुत ही आवश्यक अवयव हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिनकी आवश्यकता शरीर के अंतर्गत होती है। तो हीफर के पोषण का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपन नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे हीफर का पोषण, ठीक है। धन्यवाद।